नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बहराइच में जिस तरह से लिंचिंग हुई राम गोपाल मिश्रा की, उसके जो आरोपी हैं नेपाल बॉर्डर पर जब वो भाग रहे थे तो पुलिस की गोली में घायल हो गए, तो दर्द सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को क्यों हो रहा है? उनको तो ये एनकाउंटर ही फर्जी लग रहा है, उनको लग रहा है कि सरकार नाकाम हो गई, इसलिए ये हाफ एनकाउंटर कर दिया। दो तीन चीजें हैं अंजू जी। एक तो विपक्ष के नेता हैं, दूसरे जिस वर्ग विशेष की, समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं, बार बार एक्सपोज होते हैं अपने बयानों से, अपनी लाइन से। जब रामगोपाल मिश्रा की ब्रूटली हत्या की गई थी, उसको मारा गया था, तब तो इनकी जबान को लकवा मार गया था। अखिलेश की भी, प्रियंका वाड्रा की भी, राहुल गांधी की भी, सबकी जबान को लकवा मार गया था। और पूरा जितना भी ये इंडी गैंग है, ये सब चुप्पी साध करके बैठ गया था, आपराधिक चुप्पी साध करके बैठ गया। अब जरा सोचिए, इसका उलट कुछ होता तो फिर ये सब के सब लाइन लगा करके वहां पर शोक व्यक्त कर रहे होते, बल्कि एक माफिया के जनाजे में शामिल होने के लिए भी अखिलेश यादव पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो ये लोग किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरह इन लोगों के हौसले बुलंद कर रहे हैं, जो किसी भी तरह की शोभा यात्रा निकलती है तो पथराव करते हैं, झंडे नोचने लगते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, हिंसा करते हैं, आगजनी तक पर उतारू हो जाते हैं। कोई अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है, हमने सूरत में देखा, सैयदपुरा में गणपति की प्रतिमा पर पथराव किया गया था। उसके बाद एक आक्रोश दिखाई दिया हिंदुओं का। आधा पौना घंटे के भीतर ही करीब 10,000 हिंदू सड़कों पर उतर आए और रातों रात उन सारे पत्थरबाजों को भी और उनके संरक्षकों को भी, जो उनकी हिमायत में आकर के थाने पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी उनके ठिकाने पर पहुंचाया वहां की पुलिस ने और वहां की सरकार ने। इसी तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी समय समय पर ये लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं और करवाते हैं। क्योंकि मैं करवाते हैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति बार बार सामने लेकर के आते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं बिल्कुल। और वो बार बार इस तरह की हरकतें करने पर आमादा हो जाते हैं। अगर ये लोग उनकी हिमायत ना करें, अगर ये पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े ना करें, अपनी गंदी आदतों से जरा बाज आ जाएं। और ये कौन है अखिलेश यादव? 5 साल तक ये इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए, ये तहजीब होनी चाहिए कि पुलिस और प्रशासन एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, अपराधों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, जो अपराध करने वाले तत्व हैं, उस मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, उनमें दहशत कैसे पैदा की जाती है। और अगर आपको ये बेसिक सी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आपको राजनीति करने का भी फिर कोई अधिकार नहीं है। आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठने के भी अधिकारी नहीं हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब अपराध काबू में नहीं आ रहे हैं, दंगे हो जा रहे हैं, उपद्रव हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, और दूसरी तरफ आप अंतर्विरोधी बातें करते हैं। अगर पुलिस किसी को जिंदा पकड़ रही है बल प्रयोग करके, या उसकी पैर में, टांग में गोली लग रही है और वो जिंदा बच रहा है, तो भी आपको परेशानी है। अगर कोई मंगेश यादव या कोई दूसरा मारा जाता है मुठभेड़ में, तो भी आपके पेट में दर्द होता है। तो आप चाहते क्या है? आप प्रदेश को नरक करना चाहते हैं या वैसा ही माहौल पैदा करना चाहते हैं जैसा आपके मुख्यमंत्री रहते हुए माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, लूटपाट होती थी, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी,
मुजफ्फरनगर जैसे दंगे होते थे, जी। जो काबू में नहीं होते थे, और अगर दंगाइयों पर पुलिस हाथ भी डालना चाहे, तो आप पुलिस और प्रशासन की ही क्लास लगाते थे। जो दंगे के दोषी हैं, उनको हेलीकॉप्टर में बैठवा करके आप लखनऊ बुलवाते थे, उनको तो एक तरीके से सम्मान दिया जाता था। आपके ऐसे-ऐसे मंत्री थे आजम खान, जो उस समय बहुत ही भयानक किस्म के बयान देते थे और सांप्रदायिकता का जीता जागता उदाहरण पेश कर देते थे। यानी मंत्री रहते हुए भी वो एक हिंसक समाज विशेष के ही नेता बने हुए थे। सर उस तो वक्त तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस को कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें कोई यादव आरोपी हो, कोई मुस्लिम आरोपी हो, तो एफआईआर ही नहीं लिखी जाती थी, बात ही खत्म। मैं तो ऐसे कितने लोगों से मिली जो कहते हैं कि अगर अगर दूसरी तरफ मुस्लिम या यादव है, माय फैक्टर है, तो कोई उनकी शिकायत ही दर्ज नहीं करता था। पर सर आप ये देखिए कि ये जो राम गोपाल मिश्रा वाली घटना हुई है, इसको जस्टिफाई करने में कैसे लगे हुए थे ये लोग। आप सोचिए कि एक वो जो अजमेर शरीफ के सरवर चिश्ती हैं, वो तो न्यूटन की थ्योरी दे रहे हैं, न्यूटन का लॉ बता रहे हैं कि एक्शन किया है तो रिएक्शन होगा। आपने झंडा उतारा तो फिर तो यही होना चाहिए था, ये वो कह रहे हैं। अंजू जी, ऐसे कई वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जब मुस्लिम समुदाय के कुछ अति उत्साही या बिगड़ैल किस्म के जो नौजवान हैं, वो हिंदू धर्म स्थलों के सामने हरे झंडे लहरा रहे हैं, बदतमीजी के साथ लहरा रहे हैं, उकसाने के लिए लहरा रहे हैं। तो फिर उनके खिलाफ भी वैसी ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। न्यूटन का सिद्धांत तो उन पर भी लागू होता होगा। एक और वीडियो आया था, एक जो तोरण द्वार बनाया जाता है, वो किसी देवी के अवसर गणेश जी का था शायद। गणेश जी का ही था, और हम्म। उस पर ऊपर चढ़ करके एक हरा झंडा कोई फहरा रहा है उपद्रवी, वो भी उकसा रहा था। तो न्यूटन का सिद्धांत तो उस पर भी लागू होता है। ऐसे तो अनेक उदाहरण हम बता देंगे, दिखा देंगे, और वीडियो भी सामने आ चुके हैं। तो ये जो मैं कहूँगा कि कुतर्क दिए जा रहे हैं, और जिस तरह की हरकतें राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक पूरा गैंग है एक्चुअल में, हम्म। एक माइंड सेट है, जिनको उपद्रवियों को, दंगाइयों को, समाज विरोधी, देश विरोधी तत्वों को हिमायत करनी है, उनको संरक्षण देना है, उनके हर एक्ट को जस्टिफाइड करना है। अच्छी बात यह है कि ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हैं और नीचे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, और योगी आदित्यनाथ के शासन में थोड़ा सा विलंब तो हो सकता है कभी कभी। हम्म। ये मैं वैसा ही सीन देख रहा हूँ जैसे ईरान ने अगर इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, हम्म। तो उसके बाद इजराइल ने कहा था कि इसका जवाब मिलेगा, और बहुत करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास जो है, और ईरान भी और दूसरे भी सब सबक सीखेंगे। तो जैसे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं ना कि इजराइल वो कब ईरान को सबक सिखाने वाला हमला करेगा, वैसे ही इस बहराइच की राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबा का कहर इन पर कब टूटेगा। तो 5 गिरफ्तार हुए हैं, 2 हम्म। को गोली लगी है, 3 साबुत बचे हुए हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये थोड़ा कम हुआ है। सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, और रूह कँपाने वाली कार्रवाई करने के लिए, और आगे के लिए आंखें हो जाएं, ऐसी कार्रवाई करने के लिए बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, कुछ ट्रेंड हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, और वरना पुलिस जो है वो उसका निशाना तो नहीं चूकता है अंजू जी। वो जब चाहे जिसको चाहे उसको टपका सकती है। तो एक संदेश और संकेत है कि भाई सुधर जाओ, मत करो ये हरकतें। समझ लो कि कौन बैठा हुआ है, और यहाँ पर अब अखिलेश यादव का अराजक
शासन नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है। आप अगर इस तरह की चैलेंज पेश करोगे तो जी। उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। सर, ओवैसी भी रो रहे हैं कि ये तो योगी की ठोको नीति का नमूना है। उधर अजय राय, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए इस तरह से कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कैसे देखा जाए सर, फर्जी एनकाउंटर क्या होते हैं? आज तक क्या कभी अदालत में ये लोग गए किसी एनकाउंटर को लेकर और कभी साबित हुआ कि वो एनकाउंटर फर्जी है? अगर इतनी शिकायत है तो अदालत जाना चाहिए ना। मैंने कहा कि अखिलेश यादव एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगेन एक समुदाय विशेष की ही राजनीति करते हैं। अजय राय कांग्रेस के हैं हम्म। और इनके आका वो भी समुदाय विशेष की ही राजनीति कर रहे हैं। बल्कि उनको तो हम अगर मुस्लिम लीग कहें आज की, जो हम्म। 1947 से पहले की थी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। ये तो विशुद्ध रूप से मुस्लिम राजनीति ही कर रहे हैं। हिंदुओं की चिंता कब है इनको, या दूसरे वर्गों की चिंता इनको कहाँ है? ये तो हिंदुओं को जात पात में बांट करके राज करने की नीति पर चल रहे हैं। हम्म। और सही कहा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम्म। कि इनको मुसलमानों में राजनीति जातियां दिखाई नहीं देती हैं। मुसलमानों को तो ये इंटैक्ट रखना चाहते हैं, एकजुट रखना चाहते हैं, पर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं जातियों में। और बड़ी तसल्ली की बात मैं बताऊं आपको, ये जी। जो हरियाणा का नतीजा आया है, इसने तो न केवल इनकी बांटो और राज करो की नीति को ध्वस्त करके रख दिया है, बल्कि जो डीप स्टेट, अमेरिका का डीप स्टेट, जो कनाडा के खालिस्तानी और जो आईएसआई पाकिस्तानी खुरापाती एजेंसी, ये सब जो सपने देख रहे थे कि हरियाणा अगर अपने काबू में आ जाए तो पंजाब से जितने भी खालिस्तानी तत्व हैं उनको हरियाणा से सीधे उनको गलियारा मिल जाएगा, कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं। दिल्ली में फिर अराजकता का नंगा नाच शुरू करो। तो वो पूरी तरीके से हरियाणा के लोगों ने, जिस तरीके से कोई कोई सैनी नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई जाट नहीं, कोई गुर्जर नहीं, सब ने हिंदू बन करके इस बार मत दिए और इनको बता दिया कि तुम्हारी काठ की हांडी एक बार तो चढ़ सकती है, चढ़ गई लोकसभा चुनाव में, पर वो भी पूरी तरीके से नहीं चढ़ी। फिर भी 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को आ गई और एनडीए को 293 सीटें आ गई। और वो इनके लाख प्रयासों के बावजूद, साजिशों के बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। पर अब हम ये नहीं चलने देंगे। और मुझे लगता है जो ट्रेंड, जो रास्ता हरियाणा ने दिखाया है, ये अब आपको हर स्टेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों की समझ में आ गया है कि इनका असली खेल क्या है। ये हिंदुओं को जाति पाति में बांट करके उनको अलग थलग करना चाहते हैं, इनकी ताकत को बांट देना चाहते हैं। और जो एक खतरनाक राजनीति है जिसका जी। हम मेल मिलाप देख रहे हैं, उग्रवादी मानसिकता वाले सिख, पंजाबी और मुसलमान, हम्म। इनका नेक्सस जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान से लेकर के कनाडा तक और अमेरिका की धरती में भी, और अभी बांग्लादेश में हमने देखा है कि क्या कारगुजारी हुई है जमात इस्लामी के साथ, बीएनपी के साथ, कुछ दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के डीप स्टेट ने जो खेल किया शेख हसीना की सरकार का तख्ता उलट करके, ये वैसा ही सपना तो भारत के लिए देख रहे थे। और जो कुछ ये कनाडा के प्रधानमंत्री बक रहे हैं और हम्म। जिस तरीके से डीप स्टेट के इशारे पर वो नाच रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं भारत पर, उसको तो ऐसा सबक सिखाया है भारत ने, ऐसी जगह लात मारी है, वो बता भी नहीं सकता कि चोट कितनी गहरी है। तो बिल्कुल। ये जो भारत की इस समय नीति है, आक्रामक नीति है, जी। टिट फॉर टैट वाली नीति है, इससे ये बौखलाए हैं। और बिल्कुल सही स्टेप जो है वो इस समय उठाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा।
और योगी जी तो मैं कहूँगा अंजू जी हुँ, एक ऐसी दैवीय शक्ति हैं और ऐसे मार्ग प्रशस्त करने वाले पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, जिनके एजेंडे को अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और यहाँ तक के आरएसएस भी एक्सेप्ट करके चल रही है, स्वीकार करके चल रही है। बिल्कुल। याद करिए, हरियाणा चुनाव के दौरान भी और हरियाणा चुनाव से पहले भी उन्होंने जो एक मूल मंत्र दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका कितना असर हरियाणा में देखने को मिला है। और उसी लाइन पर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठाणे महाराष्ट्र से बयान आया, फिर संघ मोहन प्रमुख भागवत का। मोहन भागवत का बयान आया। हुँ, यानी एक लाइन अब ली है जिससे बच रहे थे नरेंद्र मोदी 10 साल तक। अब उन्होंने भी ये माना है कि सुरक्षात्मक रहने से काम नहीं चलेगा, आक्रामक आशुतोष। तरीके से ही काम करना पड़ेगा। पर और सर, तभी तभी ये ताकतें जो सिर उठाती हैं, इनको समझ में आएगा कि तुम्हारी बदतमीजियां नहीं चल सकती हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उन्होंने कईयों की बोलती बंद कर दी है। वरना आप राहुल गांधी की भाषा को ही याद कर लीजिए, मैं आंख में आंख, मेरी आंख में आंख डालकर नहीं देख पाते हैं पीएम मोदी। मैं संसद में रोज उनसे मिलता हूँ, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, पहले ऐसे आते थे वैसे आते, किस तरह की बचकानी बातें राहुल गांधी कर रहे थे, उन सब के मुंह पर ताला लग गया है। पर सर, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल गई, उसके बाद से कुछ ज्यादा ही हौसले बुलंद होने लगे हैं ऐसे, ऐसी ताकतों के, ऐसे लोगों के जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो कुछ हमने बहराइच में देखा, एक पर्टिकुलर जमात कुछ आपको लगता है कि दोबारा से एक्टिव हो रही है उत्तर प्रदेश में? पहले राहुल गांधी पे आता हूं जिसका सवाल हम्म, आपने किया, उसके बाद फिर अखिलेश यादव, इनकी ताकत और जो बदतमीजियां शुरू हुई हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, उस पर आते हैं। अभी दो स्टेट में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इन दोनों स्टेट ने ही कांग्रेस को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। आज हरियाणा से बड़ा समाचार आया है, कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। हम्म, और जिस वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के कांग्रेस के जो पिछड़ा आयोग के चेयरमैन बनाए गए थे, उसको भी लात मार दी है। जब नतीजे आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये झुनझुना है जो मुझे थमाया गया था, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये पिछड़ों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। और आज कांग्रेस छोड़ते हुए उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेतृत्व पर। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने रिजाइन, अपना रेजिग्नेशन भेजा है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ये वो कैप्टन अजय यादव हैं जो दक्षिण का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का। दक्षिण से दो चेहरे आते थे, राव इंद्रजीत सिंह, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे जो केंद्र में मंत्री हैं लगातार तीसरी बार, जिनकी बेटी को आज कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया है हरियाणा में। नायब सैनी मंत्रिमंडल में। हम्म, और दूसरे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव का रेजिग्नेशन बताता है कि हरियाणा कांग्रेस में एक्चुअल में क्या चल रहा है। इनसे पहले किरण चौधरी पार्टी छोड़ चुकी थी, उससे पहले तो कई कांग्रेसी छोड़ चुके थे। एक्चुअल में हम लोगों का स्मृति दोष है, हम बहुत जल्दी घटनाओं को भूल जाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस हुड्डा फैमिली को आगे किया, जाट राजनीति खेली, विनेश फोगाट को सिर पर रख करके, कंधे पर उठा करके नाचना शुरू किया, उसका जो रिएक्शन है वो आप नतीजे के रूप में देख रहे हैं। हम्म, राहुल गांधी को हरियाणा ने झटका दिया। जम्मू कश्मीर में 32 या 38 सीटों पर लड़े थे, 6 एमएलए जीत करके आए, बाकी सारी सीटों पर हारे हैं। हम्म, यानी जम्मू कश्मीर ने भी इनको इनकी जगह दिखा दी है। और जो 6 एमएलए भी जीत करके आए हैं, उनमें से सब। एक भी हिंदू नहीं है, सब हम्म, मुस्लिम है। हम्म, तो ये तो है राहुल गांधी की हैसियत या औकात कह लीजिए आप, कि वो बिल्कुल एकदम किनारे पे दीवार से लगा दिए गए हैं। उनकी समझ में आ गया है कि जो ये कॉलर खड़े करके नतीजे आने के बाद वो जो बदतमीजी कर रहे थे पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, देश के भीतर भी और अमेरिका में भी जा करके, हम्म, उसका कोई आधार नहीं था, उसका कोई वजूद। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ हम्म, कि आप कल को अगर बहुमत भी प्राप्त कर लें, तो वो बहुमत प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल जाता है। वो आपको आप आपको एक सीख देता है
एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी होती है कि आप विनम्र बने। अगर आपको जनता आप पर विश्वास कर रही है, आप विनम्रता का परिचय दें। लेकिन जिस तरह की राजनीति इन्होंने नतीजे आने के बाद शुरू की थी, और संसद के भीतर भी प्रथम पंक्ति में हम्म। अवधेश प्रसाद को जिस तरीके से ये लेकर के बैठ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को ही नहीं चिढ़ा रहे थे, उन्हीं को असहज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये पूरे हिंदू समाज को लज्जित करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। उन सारी हस्तियों को भी ये चिढ़ा रहे थे जो भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या पहुंचे थे। उन सबको एक तरीके से ये गालियां दे रहे थे, उनको प्रथम पंक्ति में बैठा करके, और उनको फैजाबाद के बजाय अयोध्या का सांसद बता रहे हैं। हम्म। दूसरा सवाल जो आपने किया कि साहब अखिलेश यादव और उनके जो लग्गे भग्गे हैं, हम्म। उनकी जो एक तरीके से गुस्ताखियां बढ़ी हैं उत्तर प्रदेश में, तो साहब जब ये सत्ता में थे 5 साल के लिए, तब कौन सी कसर छोड़ी थी इन्होंने? इनका तो चरित्र यही है, गुंडे, बदमाश, माफिया यही पालते हैं ये, उन्हीं को तवज्जो देते हैं। जो शांति प्रिय नागरिक हैं उनकी तो कयामत आ जाती है। और अगर इस बार इनको 37 सीटें मिली हैं, तो ये क्यों मिली हैं? ये भी साजिशों की वजह से मिली हैं। साजिशें कौन सी? आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान बदल आपको मिल जाएगा। रही सारी सुविधाएं जो हैं खत्म कर दी जाएंगी, ये तो संविधान बदल देंगे। वो खटाखट 8,500 महीने की पहली तारीख को आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी पता नहीं कौन कौन से इन्होंने उस समय झूठ बोले थे। तो उसका नतीजा है। और 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए, उनको रोकने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो एक नेक्सस था, जो गठजोड़ था, और उसके लिए जो वित्त पोषण हुआ है, उसका नतीजा था एक रणनीतिक जो वोटिंग हुई है, लंबी लंबी लाइनें लग करके, वोट उसका जिहाद। उसका नतीजा है कि इनको 37 सीटें मिल गई। लेकिन साहब वो कहावत है ना कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल। तो जितना होना था वो हो गया। अब आप देख लीजिएगा, 9 विधानसभा सीटों के चुनाव के ऐलान हो गए हैं, जो उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है, और इनको जवाब मिल जाएगा। और आपने सही कहा, वो चाहे अयोध्या में ही भदरसा में मोईद खान ने जो हरकत की थी बच्ची के साथ, या जो एक वो कन्नौज में एक यादव ने जो एक युवती के साथ उनका शील भंग करने की कोशिश की थी, बलात्कार करने की कोशिश की थी, या दूसरी जगहों पर भी जो हरकतें हुई हैं, वो इनके बढ़े हुए हौसले हैं। इनको लगता है कि अरे 37 सीटें मिल गई हैं, तो 2027 में विधानसभा चुनाव में तो हमारी वापसी बिल्कुल तय ही है। तो इसलिए अभी से ये सब चीजें शुरू कर दी थी। लेकिन योगी जी हैं, ये भूल गए ये कि यहाँ योगी जी बैठे हुए हैं, और योगी जी जब तक हैं तब तक किसी को स्वच्छंदता से ये सब हरकतें करने की छूट तो कम से कम नहीं मिलेगी। ये संदेश और संकेत वो कई बार दे चुके हैं। जितनी जल्दी इनकी समझ में आ जाए अच्छा है, नहीं तो दिक्कतें इनकी ही बढ़ने वाली हैं। आज मैं एसपी बहराइच को सुन रहा था इस मुठभेड़ के बाद जी। और 5 की गिरफ्तारी के बाद, इन सब पर एनएसए भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल, इन सब पर एनएसए लग रहा है सर। और सबसे अहम बात यह है सर कि जो कुछ वहां पर हुआ सर, उसको जस्टिफाई करने की जब ये कोशिश करते हैं सर, तो फिर कैसे समझा जाए? एक शब्द भी इनमें से, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक शब्द भी उस 22 साल के लड़के के लिए नहीं बोला। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर, उसमें कितने खतरनाक खुलासे हुए हैं। पैरों के नाखून तक खींच लिए गए प्लास से, और उसको भी अभी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है। पोस्टमार्टम जिसने किया है उस अस्पताल के सीएमओ का बाइट सोशल मीडिया पर चल रहा है सर, वो खुद बता रहा है
22 22 32 35 35 जगह पर उसको छर्रे लगे हैं पूरे शरीर में, सिर पर वार किया है, आंख के नीचे चोट है, नाखून निकालिए सर। इतनी बर्बरता उसके साथ हुई, लेकिन ये जमात एक शब्द नहीं बोली। ये क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीतते हैं सर? क्या इनको कोई हिंदू वोट नहीं करता? और जो हिंदू इनको वोट करते वो भी नहीं पूछते इनसे कि कम से कम एक शब्द तो बोलते जो चला गया इस दुनिया से उसके बारे में। 1947 में जो कीमत चुकानी पड़ी थी अखंड भारत ने, उससे कोई सबक इन लोगों ने लिया नहीं। और ये लोग पता नहीं मानव अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। कौन नहीं जानता है अंजू जी कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो करीब 2 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था। 2 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा था। 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? कुर्सी के भूखे तो नेहरू थे ना, कुर्सी के भूखे तो जिन्ना थे। उन दोनों ने ही इतनी बड़ी जो है एक मानव त्रासदी, दुनिया में जिसका कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं है कि किसी देश का बंटवारा हुआ हो और 2-2 करोड़ लोग जो है अपने घर छोड़ करके किसी पराई जगह, अनजान जगह जाकर के नए सिरे से संघर्ष करने के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हों, या 10 लाख लोग कत्ल कर दिए गए हों। बंगाल में भी जम करके हिंसा हुई थी, कत्लेआम किया गया था। पंजाब में भी जो पाकिस्तान का हिस्सा था वहाँ भी जो अमृतसर वहाँ से ट्रेनें आ रही थी पाकिस्तान से, उनमें से सिर्फ लाशें उतारी जा रही थी। यही हाल यहाँ से जाने वाली ट्रेन का था। और ये लोग कौन से मुंह से बात करते हैं? और आज इन्होंने वही हाल कर दिया है फिर से। बंगाल में आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए क्या हालत है। पश्चिम बंगाल में 1946 जैसा हालात जो हैं वो आज पैदा कर दिए गए हैं, जब जम करके कत्लेआम हुए थे वहां पर। उससे पहले मोपला होकर के निपटा था। आज वही तो हालात कर दिए हैं। रिजल्ट आते हैं पश्चिम बंगाल में तो कत्लेआम शुरू हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाती है। घरों में घुस करके माँ बहन बेटी की इज्जत को लूटा जाता है, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आग लगा दी जाती है, उनको लूट लिया जाता है और इनकी जबान पर ताले लग जाते हैं। ये कुछ नहीं बोलते। अलग अलग देश के हिस्सों में जो शोभा यात्राएं निकलती हैं, जो धार्मिक आयोजन होते हैं, गणेश उत्सव होते हैं, तब भी इसी तरह की फिर से वही सब हिंसा शुरू हो गई है, पथराव शुरू हो गए हैं। तो फिर देश विभाजन का मतलब क्या था? धार्मिक आधार पर हुआ था ना कि हम तो हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते हैं, हमको तो अलग देश चाहिए ही। तो अगर 1947 में आपने हिंदुओं से अलग अपना एक देश ले लिया था तो फिर चले जाते भाई, उसी समय चले जाना था। और अगर सर, रुके हैं वो और जो फिर वही वोटिंग हुई थी हालात ना पैदा कर रहे हैं। सर, उस दौरान जो वोटिंग हुई थी उसमें 80% मतदान तो उत्तर प्रदेश से हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने किया था, लेकिन गया तो कोई भी नहीं। सबके सब यहीं पर छाती पर मूंग दलने के लिए बैठे हुए हैं। और आज उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि ये मुसलमानों का इलाका है। भाई, इलाका क्या होता है सर? पूरा देश हमारा है। क्या हम किसी पर्टिकुलर जगह से अपना कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकते? छतों पर पत्थर कौन रखता है सर? क्यों पथराव होते हैं? क्यों तलवारें लेकर हिंदुओं के मंदिरों के सामने से गुजरते हैं सर? ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही हालात पैदा हो रहे हैं। और पूरे देश में मुझे तो लगता है कि योगी मॉडल की सख्त जरूरत है। एक नजीर योगी जी ने आज फिर दे दी है, उनकी पुलिस ने एक बार फिर दे दी है। उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिनको तकलीफ है, जिनके पेट में दर्द है, चले जाए अदालतों में, बताएं वहां जाकर कि फर्जी क्यों लगता है उनको एनकाउंटर। लेकिन सर, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक बार फिर अखिलेश एंड कंपनी को चला गया है, इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रही है। सर, आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।